नमस्कार, स्वागत है सभी का आइडियल इंस्टीट्यूट कानपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारे वो सारे क्वेश्चन हैं जो कभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा किस थीम पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बेस्ड ऑन है फिल इन द ब्लैंक पर। क्या दिया गया है फिल इन द ब्लैंक पे, देखते हैं। आई एम नॉट यूज टू डैश ऑन द लेफ्ट। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन दिया गया है। अब चलो इसको हम बड़े ही ध्यान से समझते हैं कि इन चार में से कौन सा ऐसा आंसर है जो यहाँ पे जगह ले पाएगा। तो सबसे पहले बच्चों जो हमारी एम है ये बी की फॉर्म है, ये होती है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा लिखा जाता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा लिखा जाता है कॉम्प्लीमेंट। यूज्ड हमारा कॉम्प्लीमेंट है। यूज्ड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या होता है बच्चों, अकस्टम्ड। अकस्टम्ड को हिंदी में कहते हैं अभ्यस्त। तो कहने का मतलब है, अभी हमने क्या बताया, ये बी की फॉर्म हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद यूज्ड हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और बच्चों ये जो टू लिखा है ना, टू हमारा प्रीपोजिशन है। अब एक बात सभी लोग जानते होंगे कि जब भी हम प्रीपोजिशन लिखते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो जब प्रीपोजिशन लिखेंगे तो उसका हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट को कभी यदि वर्ब बनाओगे तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमारा जो जीरंड होता है ये बनता है किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो किसी भी प्रीपोजिशन के बच्चों जो ऑब्जेक्ट होंगे वो या तो नाउन होंगे, या तो प्रोनाउन होंगे, या तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। अब देखते हैं बच्चों चारों ऑप्शन में हमारे पास क्या उपलब्ध है। तो ड्रिवन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये जीरंड की तरह काम नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा। हैविंग ड्रिवन ये भी नहीं बन पाएगा। ड्राइव हमारी वर्ब की बेस फॉर्म है। आंसर बच्चों क्या होगा, ड्राइविंग। यानी कभी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जब हम वर्ब को बनाते हैं तो वर्ब का हमेशा आईएनजी फॉर्म यानी जीरंड फॉर्म ही ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया जाता है किसी भी प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो चलो बच्चों आज का ये पहला क्वेश्चन हुआ। बढ़ते हैं आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, और इसमें देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। तो इसमें बच्चों क्या लिखा है, नेवर आई न्यू दैट अ प्लीजेंट राइड वुड टर्न इनटू अ नाइटमेयर। ये क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। इस सेंटेंस में बच्चों जो शुरुआत है वो नेवर से हुई है। नेवर हमारा होता है एडवर्ब। आप लोगों को बच्चों शायद एक चीज पता होगी, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत एडवर्ब से होती है तो वहां पे इन्वर्जन वाला रूल लगाना पड़ता है। तो जो रूल ऑफ इन्वर्जन होता है वो एक बार बच्चों बताए दे रहे हैं ताकि सभी बच्चे लोग इसको समझ पाएं। तो लॉ ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, इसमें पहले एडवर्ब दिया जाता है, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी मेन वर्ब आती है, और उसके बाद फिर अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है जब भी हम रूल ऑफ इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है। अब बच्चों नेवर हमारा एडवर्ब है, आई हमारा सब्जेक्ट है, नेवर और आई के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, इसका मतलब इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब इन चार ऑप्शन में देखा जाए किसमें हमारा इन्वर्जन फॉर्म सही में लिखा है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों सी ऑप्शन में सब्जेक्ट आई है, उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद बच्चों देखा जाए आई के पहले डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और डिड के बाद हमारा वर्ब का बेस फॉर्म लिखा हुआ है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यानी कि बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। और पहला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कभी भी डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता। जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज या डिड हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा पहला भी गलत हो गया, और जो करेक्ट आंसर था हमारा बी नंबर हुआ। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने सीखा रूल ऑफ इन्वर्जन।
रूल ऑफ इन्वर्जन का मतलब होता है जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में एडवर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है, ये होता है रूल ऑफ इन्वर्जन। उम्मीद है आप लोग बच्चों इसको याद रखोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है और चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये भी क्वेश्चन हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीटली दैट आई वांट टू प्लक देम। चलिए खैर, अब बच्चों ये जो हमारी स्मेल वर्ब है ये भी हमारी होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद बच्चों क्या लिखा जाता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने। लिंकिंग वर्ब के बाद हमें लिखना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बच्चों क्या क्या हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है और एडजेक्टिव हो सकता है। तो किसी भी लिंकिंग वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। यहाँ पर बच्चों स्मेल यदि लिंकिंग वर्ब है तो ये देखो बच्चों स्वीटली यहाँ पे एडवर्ब दिया है। एडवर्ब हमारा कभी भी कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज नहीं करा जा सकता। इसका मतलब यहाँ पर जो एडवर्ब है इसकी जगह एडजेक्टिव की जरूरत है। तो जो ये हमारा इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, तो नो इंप्रूवमेंट वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर स्वीटली को रिप्लेस करना पड़ेगा एडजेक्टिव स्वीट से। अब देखें कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर लिखा है सो स्वीट, स्मेल सो स्वीट, तो दूसरा वाला भी गलत है। उसके बाद तीसरे चौथे में तो स्वीटली है, ये भी गलत है। आंसर बनेगा हमारा सी नंबर, 3rd नंबर, यानी कि द फ्लावर्स स्मेल सो स्वीट दैट आई वांट टू प्लग देम, कि जो फ्लावर्स हैं वो इतने अच्छे महकते हैं कि लगता है कि ऐसा मन करता है कि मैं उनको तोड़ लूँ। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। तो कुल मिला के हमें याद रखना है बच्चों कि जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है, और जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4th वाला क्वेश्चन एक बार फिर से हमारा बेस्ड ऑन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर। तो देखते हैं बच्चों, ही वॉज सरप्राइज्ड एट मी रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। एट हमारा यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद बच्चों क्या लिखा जाता है, प्रीपोजिशन के बाद हमने बच्चों अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ये जीरंड कहलाता है। ठीक है, और जीरंड के पहले कभी भी हमें बच्चों कोई प्रोनाउन लिखना पड़े तो प्रोनाउन का हमेशा पजेसिव केस लिखा जाता है। प्रोनाउन का पजेसिव केस आप सभी लोग जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी। आई का पजेसिव केस होता है माई, पी का अवर, यू का योर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट्स, दे का देयर। तो कहने का मतलब रिफ्यूजिंग बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट है, जीरंड की तरह काम कर रहा है। जीरंड के पहले पजेसिव केस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, मी का पजेसिव केस बच्चों क्या बनेगा, माई बनेगा। अब ऑप्शन में देखा जाए कहाँ पर लिखा है माई, तो इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। मी वाला गलत ही है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों सी, एट माई रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। तो इसमें हमने क्या सीखा, तो हमने ये सीखा कि जब हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा तो वो जीरंड की तरह काम करेगा। जीरंड इक्विवेलेंट होते हैं नाउन, और नाउन के पहले प्रोनाउन का हमेशा पजेसिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये पूरी कहानी थी। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। पांचवा बच्चों जो क्वेश्चन है हमारा, ये बेस्ड ऑन है कॉमन एरर। कॉमन एरर पर बेस्ड है आज का 5वां नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है बच्चों इसमें, नथिंग हैज और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डेमाइस। डेमाइस का बच्चों मीनिंग होता है मृत्यु। अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एक हमारी हैज, यहाँ पे जो हमारा हैज लिखा हुआ है, हैज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर विल भी क्या है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। आप सब लोग जानते हो विल सेल जो कि मॉडल्स कहलाते हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म प्रयोग की जाती है। तो विल के साथ बी का कॉम्बिनेशन तो सही है, लेकिन आप सब लोग जानते हो हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। अब बच्चों यहाँ पर हैज के साथ मेन वर्ब हमने नहीं लिखी है, और यदि मेन वर्ब नहीं लिखी है तो ये माना जाएगा कि हैज के साथ भी बी का ही प्रयोग किया गया है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। विल सेल मॉडल के साथ तो वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनके साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पर बी को हम एक बार और लिखेंगे, और हमें हैज के साथ बी का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, और बी का थर्ड फॉर्म आप सभी लोग जानते हो बीन होता है। यानी इस प्रकार हमें सही करना पड़ेगा, नथिंग हैज बीन और विल बी मोर ट्रेजिक देन हिज डिमाइस। कुल मिला के ये जो क्वेश्चन था हमारा बेस्ड ऑन था टॉपिक टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस में सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके बाद हमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखनी पड़ती है। उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन था। चलो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, और ये भी बच्चों हमारा बेस्ड ऑन है कॉमन एरर पर। कॉमन एरर पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द पिक पॉकेट वॉज अरेस्टेड एंड हिज पॉकेट्स सर्च्ड। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं किस पार्ट में एरर है। यदि ये सेंटेंस पूरी तरह से सही होगा तो आंसर हमें देना पड़ेगा डी ऑप्शन, यानी कि नो एरर। हालांकि इस क्वेश्चन पे एरर है। द पिक पॉकेट वॉज अरेस्टेड। पिक पॉकेट का बच्चों मीनिंग होता है जेब कतरा, जेब काटने वाला, जेब कतरा, ये मीनिंग होता है पिक पॉकेट का। द पिक पॉकेट वॉज अरेस्टेड, जेब कतरे को गिरफ्तार किया गया। एंड हिज पॉकेट्स सर्चड, और उसकी जेबों को तलाशा गया, ठीक है, उसके जेबों में तलाशी ली गई। अब बच्चों देखो, जो हमारा कंजंक्शन एंड है उसके बाद जो हिज पॉकेट्स है ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अब हमें बच्चों ये पता करना है कि जो पॉकेट होंगी वो सर्च वर्ब के रेफरेंस में डूअर होंगी कि नॉन डूअर होंगी। यानी जेब सर्च करती है या जेब को सर्च किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो जेब नहीं सर्च करती, जेब को सर्च किया जाता है, जेब की तलाशी ली जाती है। यानी कि बच्चों ये जो हमारी वर्ब लिखी है उसके रेफरेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट बच्चों क्या है, सब्जेक्ट है हमारा नॉन डूअर। तो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब के रेफरेंस में नॉन डूअर होता है तो हमें पैसिव वॉइस लिखना पड़ता है, पैसिव वॉइस की वर्ब लिखनी पड़ती है। पैसिव वॉइस की वर्ब होती है बी के साथ थर्ड फॉर्म। अब बच्चों ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो वाज या वर होती हैं। अब सब्जेक्ट हमारा पॉकेट्स प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा वर, वर सर्च्ड। यानी हमें ऐसे सही करना पड़ेगा, द पिक पॉकेट वॉज अरेस्टेड एंड हिज पॉकेट्स वर सर्च्ड। ये जो जेब कतरा था वो उसे गिरफ्तार किया गया और उसकी जेबों की तलाशी ली गई, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों ये क्वेश्चन हमारा किस पर बेस्ड था, एक्टिव पैसिव के कंसेप्ट पर। जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब के रेफरेंस में डूअर होता है तो हमें एक्टिव वॉइस लिखना पड़ता है। जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब के रेफरेंस में नॉन डूअर होता है तो हमें पैसिव वॉइस लिखना पड़ता है। पैसिव वॉइस वर्ब की क्या पहचान होती है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाँ जी, अब हमारा जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ से अब हमारे क्वेश्चन वोकेबलरी के शुरू हो रहे हैं। क्या लिखा है सेंटेंस में, द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विद केयर। किसी चीज को बड़े केयर से किसी चीज का परीक्षण करना, जांच करना, उसको क्या कहते हैं। तो बच्चों इसके लिए एक वर्ड हमारा होता है पेयर यूज। इसके लिए हमारा एक वर्ड होता है बच्चों पेयर यूज। पेयर यूज हमारी वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही केयर के साथ एग्जामिन करना। अब बच्चों पेयर यूज हमारी वर्ब है, यहां पर पूछा गया है द एक्शन, यानी पेयर यूज का हमें बताना है नाउन फॉर्म। तो पेयर यूज का बच्चों जो नाउन बनता है वो बनता है पेरूजल। तो पेरूजल हमारा नाउन बनता है, किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो लिख सकते हैं पेरूजल का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का ऑब्जर्वेशन। किसी चीज का जो ऑब्जर्वेशन होता है ये हमारा कहलाता है
पेरूजल, ठीक है। तो अब याद रखोगे पेरूज हमारी वर्ब है, पेरूजल क्या है उसका, सॉरी पेरूज वर्ब है, पेरूजल उसका नाउन है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है इजिली प्रोवोक्ड, ठीक है। प्रोवोक ये जो वर्ड होता है, प्रोवोक हमारा जो वर्ड है, प्रोवोक, प्रोवोक का बच्चों मीनिंग होता है उकसाना, ठीक है। अच्छा हम लोग आगे बढ़ गए लगता है, एक मिनट बच्चों, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा 8th नंबर था वो मिस हो गया है। हाँ अब चलो हम सही जगह पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इजिली प्रोवोक्ड। तो बच्चों प्रोवोक का मतलब हम बता रहे थे, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। तो हमें बताना है जिसको आसानी से उकसाया जा सके, जिसको आसानी से गुस्सा किया जा सके, उसे हम क्या कहेंगे। तो बच्चों पहला वर्ड लिखा है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सकता, जो कैसा हो, अजेय हो। तो इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, दैट कांट बी कन्क्वेर्ड, जिसको हराया ना जा सके, ठीक है। आंसर बच्चों हमारा क्या है, आंसर हमारा है इरेसिबल। इरेसिबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आसानी से गुस्सा दिलाया जा सके या उसको आसानी से उकसाया जा सके, ठीक है। तो आपको ये आंसर याद रखना है इरेसिबल। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 हमारा क्वेश्चन देखो आ चुका है, और इसमें क्या पूछा गया है, ये भी हमारा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स और एनिमल्स, ठीक है। पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए एक ऐसा नेचुरल हैबिटेंट, एक नेचुरल हैबिटेट जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित फील करें, तो उसको क्या कहते हैं। तो रिट्रीट का मतलब होता है बच्चों पीछे हटना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। असाइलम का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर मेंटली डिस्टर्ब लोगों का इलाज किया जाता है, वो असाइलम कहलाता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ओएसिस का बच्चों मतलब होता है ग्रीन पार्ट इन डेजर्ट्स, रेगिस्तानों में जो हरा भरा पार्ट होता है उसे कहते हैं ओएसिस। आंसर होगा बच्चों हमारा फर्स्ट वर्ड सेंचुरी, ठीक है। सेंचुरी एक ऐसा नेचुरल हैबिटेट या एक ऐसा नेचुरल हमारा रिजर्व होता है जहां पर पशु पक्षी रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सेंचुरी। इसको शायद हिंदी में कहते हैं अभयारण्य, अभयारण्य, ठीक है। खैर आंसर फर्स्ट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 में क्या लिखा है, इसमें बच्चों हमारे पास जो जानकारी दी गई है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट और लाइकिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा रुचि, बहुत ज्यादा रुझान, बहुत ज्यादा दिलचस्पी। तो कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज बच्चों जिसके प्रति बहुत ज्यादा रुचि, बहुत ज्यादा रुझान, बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम कहते हैं पेंचेंट। पेंचेंट, पेंचेंट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि आज के क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। इसमें क्या लिखा है, पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प, ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है या उनकी स्टडी करता है, तो उस पर्सन को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है बच्चों अंकशास्त्री, न्यूमिस्मेटिस्ट को हम कहते हैं अंकशास्त्री, जिसका रिलेशनशिप नंबर से हो, ठीक है। होल्डर होता है किसी चीज की जमाखोरी करने वाला, कलेक्टर होता है किसी चीज को कलेक्ट करने वाला। आंसर हो जाएगा फिलेटलिस्ट। तो फिलेटलिस्ट हम उसे कहते हैं जो पर्सन स्टाम्प को कलेक्ट करता है और उनकी स्टडी करता है। तो कुल मिला के आज बच्चों हमारे जो क्वेश्चन थे वो 11 क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे हमारे PYQs पर बेस्ड थे। तो अब हम लोग अगली क्लास में बहुत जल्दी मिलेंगे, उसमें भी कुछ PYQs हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।